वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लॉज ऑफ मोशन को ही कंटिन्यू करेंगे। आज हमारे जो टॉपिक्स हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, स्केलर एंड वेक्टर ट्रीटमेंट, इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल, कॉन्करेंट फोर्सेज या कॉमन फोर्सेज, फ्रिक्शन, ये आप ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हो। इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बेसिकली फिजिक्स में जब भी वर्ड आता है कंजर्वेशन, जैसे कि सबसे सिंपलेस्ट जो फिजिक्स का बेस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म, ठीक है, या कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। तो ऐसे ही द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है आइसोलेटेड, isolated means free from all the external forces, okay, frictional force and gravitational force, इन सब forces से अगर हम अलग रखें, isolate रखें इसको, ठीक है, then the total momentum is conserved. The total momentum of an isolated system of interacting particles is conserved. When two or more bodies act upon one another, their total momentum remains constant provided no external forces are acting on them, provided no external forces are acting on them. Isolated का मतलब यही है, no external forces are acting on them. अब जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, कैरम बोर्ड है, ठीक है, ये उससे टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ, ये कैरम बोर्ड में एग्जांपल, एक अच्छा एग्जांपल है। इसके अलावा आपका बिलियर्ड बॉल, स्नूकर जो होता है, स्नूकर में भी ऐसे ही होता है, एक वाइट बॉल होती है, ठीक है, और बाकी अलग अलग कलर की बॉल होती है। आपको वाइट बॉल को मारना है, ठीक है, आप डंडे से क्या करते हो, वाइट बॉल को मारते हो, वाइट बॉल उस बॉल से टकराएगी और वो पोर्ट में चली जाएगी, जैसे यहाँ पे कैरम बोर्ड में भी हो रहा है। आपका ये जो स्ट्राइकर है, ये जो स्काई ब्लू कलर का जो स्ट्राइकर है आपका, अगर ये पोर्ट में चला गया तो फाउल है। तो सिमिलरली वहां पर व्हाइट बॉल होती है, आप सिर्फ व्हाइट बॉल को मार सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये जो छोटी वाली जो गीटियाँ हैं उनसे आके टकराएगी और टकराने के बाद क्या करेगी, अपना जो मोमेंटम है वो ट्रांसफ़र कर देगी। ये ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पर हैं अभी, ये सिर्फ ये आपका मोशन में है, लेकिन ये सारे आपके रेस्ट पे हैं। जब ये इनसे टकराएगी, एक बार दोबारा देख लेते हैं, ये देखो यहाँ पर हम इसको मार रहे हैं, इसको स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है। ये जब इससे टकराएगी तो ये अपना मोमेंटम इसे ट्रांसफर कर देगी, दिस इज इट, ठीक है। एक और देख लेते हैं एग्जांपल, एक रोड है, उस पर गाड़ी चल रही है, क्या हो रहा है यहाँ पर, अगेन देखो एक बार, एक छोटी गाड़ी है, एक बड़ी गाड़ी है, जैसे पीछे वाले एग्जांपल में था, एक छोटा आपके पास एक छोटा ऑब्जेक्ट था और एक बड़ा ऑब्जेक्ट था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी स्टार्टिंग में क्या था, जो छोटी वाली जो गाड़ी थी उसकी स्पीड कम थी और पीछे वाले की स्पीड ज़्यादा थी, जो बड़ी वाली गाड़ी है, लेकिन जैसे ही टकराए छोटे वाले की स्पीड बढ़ गई, ये देखो, और बड़े वाले की स्पीड कम हो गई। सपोज अ बिग एंड स्मॉल कार मूव इन द सेम डायरेक्शन विद डिफरेंट वेलोसिटीज। लेट द मास ऑफ द बिगर कार इज m1, बड़ी कार का जो मास है m1 है, छोटी कार का क्या है, u1 है। लेट द मास ऑफ द स्मॉलर कार बी m2 एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज u2, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, जो बड़ी वाली जो कार है इसका जो मास है वो है m1 और जो इसकी जो वेलोसिटी है वो है u1, इनिशियल वेलोसिटी, और जो छोटी कार है उसका है m2 और इनिशियल वेलोसिटी u2, ठीक है। लेट द मास अच्छा सच दैट u2 इज लेस देन u1, u2 इज लेस देन u1। छोटी कार का जो वेलोसिटी है वो कम है बड़ी कार से, तो बड़ी कार उसके पास आ जाएगी। देखो फिर क्या होगा, सपोज बोथ द कार्स कोलाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम, ड्यू टू द कोलिजन वेलोसिटीज विल चेंज। अब इस कोलिजन की वजह से वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। हो क्या रहा है, एक छोटी कार है, एक बड़ी कार है, ठीक है।
जो बड़ी कार है उसकी वेलोसिटी शुरुआत में ज़्यादा थी, उसकी वेलोसिटी क्या थी, शुरुआत में ज़्यादा थी। वो जाके जब टकराएगी छोटी वाली कार से, तो टकराने की वजह से बड़ी वाली जो कार है उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी और छोटी वाली कार की वेलोसिटी एडअप हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी। ठीक है, स्टार्टिंग में छोटी वाली कार की जो वेलोसिटी है वो कम है। अब लेट द वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन इज v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली। Suppose that during collision the bigger car exerts a force F21 on the smaller car and in turn the smaller car exerts a force F12 on the bigger one। हो क्या रहा है कि जब कोलिजन हो रहा है तो जो बड़ी कार है वो एक फोर्स लगाएगी F21 और जो छोटी कार है वो इन टर्न अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ वो उस पर एक फोर्स लगाएगी F12। When the force F21 acts on the smaller car its velocity changes from u2 to v2। तो आपको फॉर्मूला पता है फोर्स का, न्यूटन्स का सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू ma। तो F21 की इज इक्वल टू m2 इंटू a2। a2 कैसे निकालोगे, क्या होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो a2 फाइनल वेलोसिटी v2 है माइनस u2 अपॉन टाइम कितना t। When the force F12 acts on the bigger car, अब बिगर कार की हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा F12 M1 A1 और उसी तरीके से F12 M1 V1 माइनस U1 अपॉन T। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स का थर्ड लॉ से क्या कह रहा है, ये जो दोनों फोर्सेस हैं F21 और F12 वो इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट की, जो भी कैंसिल हो रहा है और फिर यहाँ से हमारे पास प्रूव होता है m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। ये क्या है आपके पास, m1 v1 प्लस m2 v2। टोटल फाइनल मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी किसका फॉर्मूला होता है, मोमेंटम का, इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम। तो यही तो होता है कि ना वो वैल्यू बढ़े ना घटे, जितनी वैल्यू पहले थी उतनी वैल्यू बाद में भी रहे। तो यहाँ से प्रूफ हो गया टोटल फाइनल मोमेंटम, ये टोटल फाइनल मोमेंटम है, इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम। तो हम कह सकते हैं कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड। Initial momentum of the bigger car m1 u1, initial momentum of the smaller car m2 u2, final momentum। तो यहाँ से प्रूफ हो गया टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो प्रूव्ड। ओके, अब इसका देखो वेक्टर ट्रीटमेंट देखते हैं। ये स्केलर ट्रीटमेंट था, अब एक छोटी बॉल और एक बड़ी बॉल, ये वेक्टर ट्रीटमेंट है। ये सारे दिखा रहे हैं स्टार्टिंग में, बड़ी बॉल का मास ma, छोटी बॉल का मास mb, इसकी वेलोसिटी va और इसकी वेलोसिटी vb, टकराएंगी, कोलाइड करेंगी और फिर कोलाइड होके जो छोटी वाली जो बॉल है उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये आप देख सकते हो, यहाँ से भी प्रूफ हो रहा है कि द अबव इक्वेशन शोज दैट टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम equals to its total initial momentum। of gun is an example of law of conservation of linear momentum। आपने पढ़ा भी होगा आई थिंक ये 9th क्लास में। तो ये गन है, अब गन से बुलेट निकलेगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं स्मॉल m क्या है, मास ऑफ बुलेट, कैपिटल M मास ऑफ गन, कैपिटल M ऑफ कोर्स बड़ा है, गन का मास ज़्यादा होगा, स्मॉल v वेलोसिटी ऑफ बुलेट, कैपिटल V रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ बुलेट।
रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, सॉरी। तो ये चार चीज़ें क्लियर हैं। क्या कह रहे हैं हम? ये कह रहे हैं कि जब हम गन को फायर करते हैं तो हमें उसे होल्ड करना पड़ता है टाइटली, फर्मली होल्ड करना पड़ता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे जो शोल्डर है उस पर एक जर्क पड़ सकता है। ओके, तो दैट इज़ वाई जब आर्मी में भी जब ट्रेनिंग होती है उनकी, तो उनको सिखाया जाता है कि जो गन है वो गन बिल्कुल शोल्डर से डिस्टेंस पे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल शोल्डर से सटी हुई होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनका शोल्डर पे जर्क पड़ सकता है, जिससे दे कैन गेट इंजर्ड। तो बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए गन और शोल्डर के बीच में। अगर गैप रहेगा तो वो शोल्डर को हर्ट कर सकता है जब आप गोली चलाओगे उससे। तो ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो अब इनिशियली जब गन हमने नहीं चलाई तो बुलेट भी नहीं चलेगी, तो दोनों की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया? 0, क्योंकि ना गन चल रही है और ना बुलेट उसमें से निकल रही है, तो दोनों की वेलोसिटी कितनी होगी? 0। और फाइनल कितना हो जाएगा? mv प्लस mv, कैपिटल M कैपिटल V मास ऑफ गन इंटू मास वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, प्लस स्मॉल m मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ये इनिशियल मोमेंटम हम क्या कर रहे हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का ये एग्जांपल है, तो हम इसको प्रूव कर रहे हैं। टोटल इनिशियल मोमेंटम 0 है, बिकॉज इनिशियली ना गन फायर हो रही है और ना बुलेट निकल रही है उसमें से। दोनों की वेलोसिटी कितनी है? 0। ठीक है, इजिकल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ गन m इंटू वी प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट m इंटू वी। तो यहाँ से रिकॉइल वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल जाएगा आपके पास, माइनस m v, स्मॉल v है, ये कैपिटल V है, अपॉन कैपिटल M। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिकॉइल वेलोसिटी। कई बार इस पे एक नंबर का न्यूमेरिकल आ जाता है, डायरेक्टली आपको निकालना होता है। फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल. Equilibrium of particle refers to situation when the net external force on the particle is zero. Equilibrium of a particle requires not only translational equilibrium, zero net external force, but also rotational equilibrium, zero net external torque. So according to Newton's law, this means the particle is either at rest or in uniform motion. If two forces F1 and F2 act on a particle, equilibrium requires F1 is equal to minus of F2. मान लो, देखो, अगर रेस्ट पर है तो उस पर कोई फोर्स लगी नहीं रही, अगर वो मूव ही नहीं कर रहा तो। लेकिन अगर वो मूव कर रहा है तो उस पर दो फोर्स लगेंगी, और वो दो फोर्सेस अगर इक्वल और अपोजिट हैं तो इक्विलिब्रियम आएगा, और अगर इक्वल और अपोजिट नहीं है तो इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। द टू फोर्सेस मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट, और F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0. Equilibrium under the concurrent forces F1, F2 and F3 requires the vector sum of them is 0. ये न्यूमेरिकल में बहुत बार यूज होगा। देखो, अब यहाँ पे दो वेक्टर हैं F1 और F2, एक तीसरा वेक्टर है F3। तो अब कैसे करोगे? दो वेक्टर को सोल्व करना तो आसान था, लेकिन अब यहाँ पे तीन वेक्टर हो गए। अब तीन वेक्टर कैसे करोगे? तो होगा ये कि ये जो आपके पास ये जो दो फोर्सेस हैं, हम क्या करेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, और फिर वहां से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले तो एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। जो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ना इन दोनों का, दैट विल बी इक्वल एंड अपोजिट टू F3। देखो, प्रूफ करके दिखाते हैं। सबसे पहले पैरेललोग्राम बना लिया। मैं कर क्या रहा हूं, मेरे पास तीन फोर्स हैं, लेकिन जो मेरा लॉ है वो कहता है कि दो फोर्सेस होनी चाहिए। तो पहले तो मैं तीन की दो फोर्सेस बनाऊंगा। वो कैसे करूंगा? ये जो दो फोर्सेस हैं ये कुछ एंगल पे हैं, तो मैं इनका पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प से एक रिजल्टेंट निकालूंगा। तो ये क्या बना लिया मैंने? डायगोनल बना लिया, एंड दिस डायगोनल विल बी इक्वल एंड अपोजिट टू F3।
तो नेट फोर्स कितनी होगी, 0। ठीक है, एक काम करते हैं, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस पे। लास्ट टाइम हमने न्यूमेरिकल्स किए थे कुछ ऐसे। अब इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, फोर्सेस एक्टिंग एट द सेम पॉइंट ऑन द बॉडी आर कॉल्ड concurrent forces. It states that when number of forces acts on a body at the same point and net unbalanced force is 0. यहां पर क्या हो रहा है कि एक फोर्स नहीं लग रही, यहां पर 2-3 फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन फिर भी जो अनबैलेंस्ड फोर्स है वो 0 है। तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, जो ये वेक्टर F3 है इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ F1 प्लस F2 रिजल्टेंट, या डायरेक्टली आप लिख सकते हो यहाँ पर वेक्टर F3 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर R, जो इन दोनों का रिजल्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है लेमिस थ्योरम। ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है लेमिस थ्योरम। ये आपको शॉर्टकट प्रोवाइड करेगी न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए। आगे हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। लेमिस थ्योरम, 3 फोर्सेस हैं F1, F2 और F3। F1 और F2 के बीच में गामा एंगल है, F2 और F3 के बीच में अल्फा एंगल है, F3 और F1 के बीच में बीटा एंगल है। ठीक है, और इसका तरीका ये होता है कि F1 के साथ अल्फा एंगल, F2 के साथ बीटा एंगल, F3 के साथ गामा एंगल। तो जब आप एंगल निकालोगे F1 और F2 के बीच में, तो F3 के साथ जो एंगल आता है वो आएगा यहाँ पर। अब F2 और F3 के बीच में कौन सा नहीं है, फर्स्ट नहीं है ना, तो फर्स्ट के साथ कौन सा आता है एंगल, अल्फा। F1 के साथ अल्फा एंगल, F2 के साथ बीटा एंगल और F3 के साथ गामा एंगल। क्योंकि ये साइक्लिक कोऑर्डिनेट है ना, फर्स्ट क्या आता है, हमेशा अल्फा आता है, फिर बीटा आता है, फिर गामा आता है। उसी तरीके से F1 के साथ अल्फा, F2 के साथ बीटा, F3 के साथ गामा। इफ concurrent forces acting on a particle keeps it in equilibrium, then each force is proportional to the sine of angle between the other forces. That is, F1 directly proportional to sine alpha, F2 directly proportional to sine beta, F3 directly proportional to sine gamma, और इन तीनों का ये एक रिजल्टेंट आ गया। दिस इज एन इम्पोर्टेंट फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। देखो इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम। ये एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, फाइंड T1 एंड T2 टेक G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपको दिख रहा है डायग्राम में, ये डायग्राम कुछ ऐसा ही है जैसे आपका कॉन्करेंट फोर्सेस वाला था। वैसे ही है कुछ डायग्राम। यहाँ पर फोर्स लग रही है T1, यहाँ पर फोर्स लग रही है T2, और ये सस्पेंडेड है एक सपोर्ट से। रिजिड सपोर्ट से। ठीक है, तो और यहाँ पर ये एक वेट लगा दिया हमने। ठीक है, तो होगा क्या, ये वाली जो फोर्स है इसके इक्वल एंड अपोजिट कौन सी होगा, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट, जो कि यहाँ पे बनेगा। पहले हम क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम पूरा कर लेंगे। ये हो गया पैरेललोग्राम पूरा। ठीक है, तो ये वाली जो फोर्स है वो इसके इक्वल एंड अपोजिट होगी। ओके, तो अब हमें T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। तो हम करेंगे कैसे, अब एंगल्स दिए हुए हैं आपको। जब आपको डायग्राम दिया था तो डायग्राम में क्या एंगल दिया था आपको, ये 90 का एंगल दिया हुआ है, ये 30 का दिया हुआ है, 60 का दिया हुआ है। ठीक है, तो अब ये वाला एंगल कितना होगा और ये वाला एंगल कितना होगा। ये वाला एंगल 120 और ये वाला एंगल 150। तो हमें सारे एंगल्स पता चल गए। F1 कितना है, T1 के इक्वल है। मान लो ये F1 T1 के इक्वल है, F2 T2 के इक्वल है, और F3 के इक्वल क्या है, 1 kg वेट।
अच्छा, ये भी आपको वो कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको बोल दे कि 1 kg वेट, तो आप कहोगे सर हमें फोर्स तो सर न्यूटन में पढ़ाई है, तो kg वेट ये 9th में है सारा। ग्राम वेट भी होता है, ठीक है, 1 ग्राम वेट में कितने होते हैं 980 डाइन, और 1 किलोग्राम वेट में 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन जो बेसिक स्टैंडर्ड दिया हुआ है आपको 1 kg वेट 9.8 न्यूटन, बट यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में g इज इक्वल टू 10, तो इसलिए हम 10 न्यूटन ले रहे हैं। अल्फा पता चल गया, अल्फा क्या है आपके पास 150, ठीक है। T2 और सॉरी F2 और F3 के बीच में जो एंगल आएगा वो कौन सा आएगा, अल्फा। F1 और F3 के बीच में जो एंगल आएगा वो कौन सा आएगा, बीटा, और ये वाला एंगल गामा। तो अल्फा की वैल्यू पता है, बीटा की पता है, गामा की पता है, तो हम पुट कर देंगे क्वेश्चन में, डायरेक्ट लेमिस थ्योरम लगाएंगे। F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा, वैल्यूज पुट कर देंगे। एक काम करेंगे, एक एक बार किसी भी दो को, पहले एक बार इन दोनों को इक्वेट करेंगे, F1 अपॉन साइन अल्फा, फिर F3, क्योंकि हमें F3 की वैल्यू पता है साइन गामा। अब F1 की वैल्यू कितनी है T1, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, और अल्फा की वैल्यू 150। F3 हमें पता है कितना है 10, साइन गामा साइन 90। अब साइन 90 की वैल्यू सबको पता है, साइन 150 की वैल्यू कैसे निकालोगे, टी रेशोज को हेल्प करोगे, टी रेशोज से करोगे आप, कैसे करोगे इसको, साइन 90 प्लस 60, तो उसको सोल्व करोगे जब आप, तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है 1/2 वो यहाँ पे आ जाएगी, 10 एज इट इज, और यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई 5। फिर आप क्या करोगे, ये T1 की वैल्यू आ गई तो पहला आंसर आ गया, दूसरा क्या पूछो, तो T2 भी पूछे है, तो फिर इन दोनों को इक्वेट कर दो, यहाँ पे कर दिया इक्वेट, और फिर देखो दूसरा आंसर भी आ गया हमारे पास। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये न्यूमेरिकल्स आपको हर कंपटीशन एग्जाम में मिलेंगे, फाइंड T1 एंड T2। अब हमें इसमें दोबारा से T1 और T2 निकालना है, मैं यहाँ पे डायग्राम दोबारा बना देता हूँ। kg वेट। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा टेक g इज इक्वल टू 10, तो इन्होंने देखो 4 इंटू 9.8 किया है, तो आपको 4 इंटू 9.8 ही करना पड़ेगा। अनलेस आपको नहीं दिया हुआ 10, टेक g इज इक्वल टू 10, तब तक आप 9.8 ही लोगे, अपने मर्जी से नहीं कर सकते इसे, ठीक है। T2 दिया हुआ है, T1, ये दोनों वैल्यूज़ निकालनी है, बाकी एंगल दिए हुए आपको, ये 60 दिया होगा। कई बार तो ऐसा होगा कि आपको सिर्फ एक एंगल दिया होगा, बाकी एंगल आपको खुद ब खुद बनाने पड़ेंगे। ये एंगल 90, ये 120 और ये 150, ठीक है। तो ये ऐसे कर रखा है, अगेन सेम चीज़ करनी है। आपको T3 दे रखा है ना, आपको T3 दे रखा है, तो एक बार ये वाले और इसको इक्वेट करोगे तो यहाँ से T1 की वैल्यू आ जाएगी, और जब एक बार आप इसको इक्वेट करोगे तो T2 की वैल्यू आ जाएगी। तो आज इसके न्यूमेरिकल करने, आपने 4 न्यूमेरिकल चाहिए कम से कम मुझे, ऐसे 4, ओके। आगे फ्रिक्शन है तो कंटिन्यू करते हैं इसको ही। अच्छा, कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स, मैकेनिक्स के अंदर कॉमन फोर्सेस कौन कौन सी हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स,
द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर masses. Every object experiences this force due to every other object in the universe. आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स इज द लॉन्गेस्ट रेंजिंग फोर्स. इसकी जो रेंज है वो पूरी यूनिवर्स है. पूरी यूनिवर्स में कहीं पे भी चले जाओगे ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह मिलेगी. बट इट इज कह सकते हैं कि मोस्ट वीकेस्ट फोर्स. हर जगह मिलेगी लेकिन सबसे वीकेस्ट फोर्स भी है ये, सबसे कमज़ोर फोर्स भी है. द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस. ग्रेविटेशनल फोर्स होने के लिए क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए बॉडी में. It plays a key role in large-scale phenomena of the universe such as formation and evolution of stars, galaxies and galactic clusters. Gravitational force is a universal force. It is pervasive. It can act as a distance without intervening medium. It obeys inverse square law. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा फोर्स कम होती जाएगी. इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है? डिस्टेंस अगर बढ़ेगा, ये ज़्यादातर पे अप्लाई होता है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगी. इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. इट इज़ लॉन्ग रेंज फोर्स, पूरी यूनिवर्स में है लेकिन वीकेस्ट फोर्स. इट इज़ कंजर्वेटिव फोर्स. अदर फोर्सेज, ऑल अदर फोर्सेज मैकेनिक्स आर कॉन्टैक्ट फोर्सेज. ठीक है. एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका. ये एक टब, एक बाल्टी है, बाल्टी के अंदर पानी है और उसके अंदर एक मग रख दिया इसमें ना, तो उस पर कुछ फोर्सेज अप्लाई हो रही है चारों तरफ से. फॉर अ सॉलिड इमर्स्ड इन अ लिक्विड देयर इज एन अपवर्ड बायोएंट फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड. द अदर कॉमन फोर्सेज आर टेंशन इन अ स्ट्रिंग, जो कि अभी हम न्यूमेरिकल पढ़े टेंशन वाले, एंड द फोर्स ड्यू टू द स्प्रिंग. ओके, ये देखो स्प्रिंग वाला एग्जांपल. हमने इसको कंप्रेस किया और फिर क्या करेंगे? इसको छोड़ देंगे. दोबारा देखो एक बार. एक स्प्रिंग लिया, हमने उसको कंप्रेस कर दिया. कंप्रेस करने से क्या, हमने अंदर की तरफ फोर्स लगाई. तो आपको पता है स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है रीस्टोरिंग फोर्स. यहां बोल रख दी. ठीक है. व्हेन अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, ये आगे पढ़ सकते हो आप.